बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़ क्रिकेट मेला ट्रांसमिशन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024। टॉप 8 का जो राउंड है वो शुरू हो चुका है और आज इंडिया और अफ़गानिस्तान का मैच था और एक मैच होगा बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि पाकिस्तानी वक्त मुताबिक तकरीबन 4 घंटे बाद शुरू होगा। लेकिन अब जो मैच अभी अभी ख़त्म हुआ है, जिसका रिज़ल्ट आ चुका है, 47 रन से इंडिया ने अफ़गानिस्तान को शिकस्त दे दी है। इस मैच में 184 रन का जो है वो हदफ दिया था अफ़गानिस्तान को, लेकिन अफ़गानिस्तान की जो पूरी टीम है वो 134 रन पर गालिबन आउट हो गई है और इस तरह से ये जो मैच है ये इंडिया ने जीतकर ग्रुप के अंदर जो है वो अपनी फ़तह समेटी है और इस तरह से एक और फ़ैसला ग्रुप 8 के मैचेस का हो गया है। एक और मैच होगा, वो तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद शुरू होगा। लेकिन इस पूरे सुपर 8 में कल भी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम नहीं होगी, बदकिस्मती से जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस थी उसी परफॉर्मेंस की बिना पर आज हम टूर्नामेंट से बाहर हैं। कुछ अहम ख़बरें हैं आज हमारे पास जो हम अपने नाज़रीन के लिए लेकर आए हैं और उन अहम ख़बरों पर जो है वो हम बात भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे कि ये जो ख़बरें सामने आई है इनके पीछे कितनी सदाकत है और क्या वाकई ऐसे होने जा रहा है। आपके सामने सबसे पहले गैरी क्रिस्टन जो कि कौमी टीम के हेड कोच थे, उनकी गुफ्तगू सामने आई थी, जो कि उन्होंने आयरलैंड के ख़िलाफ़ जो हम आखिरी मैच खेले थे उस मैच के बाद एक जब टीम मीटिंग होती है और अख्ताम के ऊपर कुछ कोचेज़ और फिर उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट के लोग और फिर कप्तान जो है वो अपनी एक शॉर्ट स्पीच करते हैं, जिसमें गैरी क्रिस्टन के जो तमाम के तमाम मुहर्रकात थे उस स्पीच के वो सामने आए थे, जिससे बड़ा ही एक शोर मचा था मीडिया के अंदर भी और क्रिकेट हलकों के अंदर भी। लेकिन अब दो और लोगों की जो वो स्पीच है उसके पॉइंट्स सामने आ गए हैं और वो दो स्पीचेस जो थी वो थी एक वहाब रियाज की, जो कि टीम मैनेजर, टीम के सीनियर मैनेजर भी थे और टीम के सेलेक्टर भी थे, और उसके साथ साथ कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, उन्होंने भी जो स्पीच की थी उसके भी पॉइंट सामने आ गए। वो पॉइंट हम आपको बताएंगे। शायद अभी बहुत सारे लोगों को उन पॉइंट्स के बारे में नहीं पता होगा। हम उन पॉइंट्स के बारे में आपको इस प्रोग्राम के अंदर आगाह करने जा रहे हैं कि वो क्या बात हुई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज़ है 2 मैचेस की, उस हवाले से भी एक अहम ख़बर है कि कौन से 3 प्लेयर जो हैं उनको आउट किया जा रहा है। बड़े अहम प्लेयर हैं। ज़राए के मुताबिक ये फ़ैसला हो चुका है कि किन 3 प्लेयर्स को जो है वो रेस्ट करवाया जाएगा और कौन से 3 से 4 प्लेयर हैं जिन्हें इन किया जा रहा है टीम के अंदर। एक ये ख़बर हमारे सामने है, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो इमारत है वो गिरा दी गई है, जो कि उसका पवेलियन वाला एरिया था, उसे अब थोड़ा सा ही वो काम रह गया। मोहसिन नकवी साहब ने विज़िट किया था, चेयरमैन पीसीबी, उन्होंने कहा है कि 30 जून तक जो है वो मुकम्मल तौर पर जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको मंजर आम से हटा दिया जाए और तमाम का तमाम जो मलबा है उसे क्लियर कर दिया जाए। मतलब 10 दिन अभी पड़े हैं और 10 दिनों के अंदर अंदर वो सारा जो स्ट्रक्चर है, जो मलबा होगा उसको रिमूव करना होगा, ताकि वहाँ पर नई जो बिल्डिंग है, जो तकरीबन आपको बताते चले कि 2 अरब रुपए की लागत से वो बिल्डिंग जो है वो तैयार होने जा रही है। और इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है ख़ास तौर पर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट पर गहरी नज़र रखते हैं, खेलों पर भी गहरी नज़र रखते हैं, चौधरी अशरफ साहब, जो कि इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। हमें खुशामदीद कहते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम इमरान, आप ठीक हैं? जी सर, कैसी आपकी जो है वो जर्नी है अमेरिका की, कैसा रहा सफ़र? ये तो मुझे पता है कि कौमी टीम की जो परफॉर्मेंस है उससे काफ़ी आप मायूस दिखाई दिए होंगे, जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ना सिर्फ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को बल्कि पूरी 25 करोड़ आवाम को जो है वो उन्होंने दुखी कर दिया है। और अब शायद बहुत कम लोग हैं जो क्रिकेट वर्ल्ड कप टीवी पर बैठकर देख रहे होंगे, सिर्फ इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि कौन जीत गया, कौन हार गया, या हाईलाइट्स देख रहे होंगे। ये बताइएगा कि आपने शिकस्त का मंजर जो है वो अपनी आंखों के सामने बैठकर अमेरिका में देखा, तो क्या जज्बात थे जब प्लेयर जो थे ना यूनाइटेड थे, ना वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, ना अपना खेल पेश कर रहे थे? इमरान, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात करूंगा कि घर का बेदी लंका ढाए।
तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो हेड कोच थे गैरी क्रिस्टन, उसने मीडिया में जिस तरह की उनकी टीम मीटिंग की गुफ्तगू बाहर आई, तो ये बहुत बड़ा अलमिया था कि उन्होंने टीम का जो मलबा अंदर बातें जो थी बाहर तक पहुंची। ये तो सबसे बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जग अजाई हुई है कि वो अगर इन प्लेयर्स को डांटा गया है, दबका गया है, तो उसकी खबरें बाहर नहीं आनी चाहिए थी। एक ये को नंबर पहली दो, दफा नहीं हुआ, परफॉर्मेंस पहले तो भी बहुत इंतहाई दफा हुआ। मायूस कुन थी कि पाकिस्तान ने किसी जगह पर भी ना बॉलिंग के शोबे में, ना बैटिंग के शोबे में, ना फील्डिंग के शोबे में अपने आप को साबित किया कि ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है। तो जब आपकी कारकर्दगी मायूसकन हो, तो फिर आप किसी भी टीम को किस तरह क्या कर सकते हैं कि ब्लेम दे सकते हैं। आपके प्लेयर्स में इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो इन मैचेस को बड़ा मैच बना के खेलते। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि ये तो आपने गैरी क्रिस्टन की जो मीटिंग के पॉइंट्स थे उसके बारे में बताया। आज खबर हमारे पास ये आई है कि दो और लोगों के जो है वो पॉइंट सामने आ गए हैं, जिसमें बाबर आजम के पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बाबर आजम ने उस मीटिंग में बहुत ही गुस्से में जो है वो अपनी 4 से 3.5 से 4 मिनट की जो तकरीर थी उसमें उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। और वो ये भी कहते दिखाई दिए कि मुझे पता था क्या हो रहा है और मेरी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। अगर आपको पता था कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है, तो आप तब क्यों नहीं बोले? आपने पहले ये बात क्यों नहीं की? अब उस मीटिंग के अंदर उन्होंने किसको टारगेट करके ये बातें की? इमरान सोहेल देखें, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगर आप लोगों को पता था कि ये कुछ हो रहा है, टीम में ये कुछ हो रहा है, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं टीम मैनेजमेंट को या बोर्ड को क्यों नहीं आगाह किया? आपको मोहसिन नकवी ने बाबर आजम को मुकम्मल बाइख्तियार कप्तान बना के भेजा था। उन्होंने क्या मोहसिन नकवी को इस बात की शिकायत की? क्या मुस्तकबिल में वो उन खिलाड़ियों के साथ चलेंगे? देखें, हमें हमारे ये बहुत बड़ा अलमिया है कि ये दोस्ती यारी की टीम है। दोस्ती यारी में कोई परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई फिट है, नहीं फिट है, लेकिन दोस्ती यारी में वो टीम का हिस्सा है। अगर वह रिजवान की बात करें, तो रिजवान ग्रोइंग इंजरी का शिकार है, उसके घुटने की इंजरी का शिकार है। लेकिन क्या है, इतने लालच, इतना बड़ा लालच कि हमने खेलना है चाहे हमारी टांगे टूट जाएं। इसके अलावा आप अमाद वसीम की बात करें, दौरा इंग्लैंड में अमाद वसीम अनफिट हुए, घुटने की इंजरी का शिकार हुए। सोशल मीडिया पर उनकी कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की भी तस्वीर अवेजा हुई बिल्कुल है, ऐसे ही वीडियो था। वायरल हुई है। क्योंकि एक बंदा अपने घुटने के बल पर नमाज नहीं पढ़ सकता, वो किस तरह फिट करार दिया जा सकता है, किस तरह वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर सकता है? देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये टीम मैनेजमेंट पर उठते हैं, सिलेक्शन कमेटी पर उठते हैं। वहाब रियाज पहले ही क्वेश्चन मार्क रहे हैं हमेशा से ही। इस मर्तबा भी वो ये सारा जिम्मेदार वहाब रियाज ही है लगते हैं। ये बताइएगा कि वहाब रियाज ने भी स्पीच की और उनकी स्पीच भी बड़े गुस्से में थी, और जब वो स्पीच कर रहे थे, बाबर स्पीच कर रहे थे, तो अमूमन ये होता है कि सीनियर खिलाड़ी जो होते हैं वो बीच में उसके बाद कुछ बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर पूरा सन्नाटा था। वहाब रियाज ने भी ये कहा कि मुझे सब मालूम है और अब ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो मैं मुरतब करके मोहसिन नकवी साहब को दूंगा। वहाब रियाज की रिपोर्ट कौन बनाएगा? इन सब प्लेयर्स की रिपोर्ट तो सीनियर मैनेजर साहब बना लेंगे। क्या आपने कभी देखा है माजी के अंदर के सीनियर मैनेजर जिसका काम प्लेयर्स को कंट्रोल करना है, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको कंट्रोल करना है, उनकी अपडेट करना है, देखना है कि प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए सीरीज़ के दौरान या किसी इवेंट के दौरान? वो खुद नेट में उतर कर बॉलिंग कर रहा है, वो फिर एक फास्ट बॉलर को ये भी कहता है यार तेरे तो चंगा तो मैं यॉर्कर कर लेना, तेरा यॉर्कर परफेक्ट नहीं गा। देखें, ये बातें आप उस वक्त कर सकते हैं कि जब आपकी टीम शिकस्त खा चुकी है। ये उस वक्त ये बातें हैं। तो अगर आपको पता था कि ये आपका बॉलर यॉर्कर नहीं ठीक करता, तो आपने उसको टीम में शामिल क्यों किया? अब आप ये बात कर रहे हैं, देखें, अब साँप निकल गया है, उस लकीर को पीटने की ज़रूरत नहीं है। अब आप छोड़ दें सब कुछ। सिर्फ़ पाकिस्तान टीम बाहर नहीं हुई, वहाँ पर पाकिस्तान के अलावा 11 टीमें जो सुपर 8 से बाहर हुई हैं। लेकिन वो तो टीमें भी लिहाजा तो कौन सी अब दो आप बड़ी टीमें आगे थी को उसके अलावा। देखें, अगर टीम में ग्रुप बंदी है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो वहाँ पर इसका नोटिस ले
और जो ग्रुप बंदी के शिकार खिलाड़ी हैं उनको बाहर निकाल करें ताकि मुस्तकबिल में ऐसी चीजें ना हो। शोएब लेकिन साहब, मैं समझता हूँ कि हम पिछले 6-8 माह से अगर पाकिस्तान की क्रिकेट का जायजा लें तो पाकिस्तान ने 6-8 माह की क्रिकेट में कभी भी 200 प्लस रन स्कोर किए ही नहीं। हम्म, तो सही। ऐसी टीम से हम किस तरह तो कर सकते हैं कि ये बड़े स्कोर रन बना सकती है बोर्ड पर। तो शोएब ये जो चीजें हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिक्योरिटी मैनेजर वहां पे गया, जो टीम के अंदर की जो खबरें हैं वो मनपसंद मीडिया के लोगों को लीक करता है और वहां से अंदर की खबरें बताता है कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। देखिए, मनपसंद मीडिया को जब आप खबरें लीक करेंगे तो फिर आप ही नहीं बचेंगे। आपने सिक्योरिटी ब्रीच किया है। वो इस तरह सिक्योरिटी इंचार्ज ने किया है कि देखिए, हारिस रऊफ के साथ जो वाकया पेश आया, कहाँ था हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज? वो तो कहते हैं कि जब हारिस अगर रऊफ के साथ पाकिस्तान शोएब साहब क्रिकेट जो वाकया बोर्ड पेश आया था तब जो उन्हें टीम पाकिस्तान से क्रिकेट रिलीज बोर्ड कर भी दिया गया इस था। मामले में 6 दोषी प्लेयर या आ नहीं चुके थे ठहराएगा वापस। तो फिर जगह सही होगी दुनिया में हमारी। शोएब साहब, वो कह रहे हैं कि हारिस रऊफ वाला जो वाकया हुआ है वो तो अपनी मर्जी से जब वो वहां रुके, बाकी जो प्लेयर्स थे 6 वो वापस आ गए थे, तो फिर उन्होंने जाती जो स्टे वहां पर लिया था कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने खर्चे पे वहां रह रहे थे, तो टीम का जो कॉम्बिनेशन था वो तो टूट गया था, तो फिर तो वो अलग रह रहे थे। तो ये भी एक सवाल उठता है सिक्योरिटी के हवाले से जोई साहब कि अगर 15 गए थे तो 15 के 15 को पाकिस्तान वापस आना चाहिए था, तो फिर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और एक डिसिप्लिन तो यही बनता है ना कि सब अलग अलग निकल गए वहां पे 9 लोग। नहीं इमरान, ऐसे नहीं होता। जब आपने पूरा आपका आखिरी प्लेयर वहां से ना निकल जाए, आपके सिक्योरिटी इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि वो उसको वहां से रिलीज करके बकायदा तौर पर महफूज जगह पर तरीके से उसको वहां से निकाले। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो तो शायद लगता है कि सिक्योरिटी इंचार्ज भी अपने डॉलर्स के चक्कर में था कि मैंने कितने डॉलर कमा लिए हैं। ये सब डॉलर पैसे की गेम है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये आए हैं और पैसे कमा के गए हैं। यहाँ पर ना सिर्फ इन्होंने मैचेस से पैसे कमाए बल्कि बाहर इन्होंने मुख्तलिफ प्राइवेट फंक्शंस पर जाकर वहां से भी पैसे कमाए हैं। ये खबरें तो बहुत आई हैं कि प्राइवेट फंक्शंस में जाके पैसे कमाए थे, लेकिन जो टीम मैनेजर थे वहाब रियाज, उनके ऊपर इल्ज़ाम आ रहे हैं कि वो प्लेयर्स की बुकिंग करते रहे हैं और वही प्लेयर्स के हवाले से पैसे इकट्ठे करने का भी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। ये ज़राए का कहना है, हो सकता है ये बात गलत भी हो। इस बात को आप कैसे तस्दीक कर सकते हैं कि 6 लोगों का एक बाकायदा तौर पर मुआहदा हुआ था किसी डिनर के लिए, और फिर जिस शख्स ने उन्हें बुलाया था उनसे $60,000 इकट्ठे नहीं हुए, तो फिर उसने इनकार कर दिया कि मेरे पास इतनी रकम इकट्ठी नहीं हुई, तो फिर उस डिनर को भी कैंसिल कर दिया गया था। देखें, अगर आपके प्लेयर्स ने बाहर कहीं जाना है तो उसका जो टीम मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, उससे इजाजत लेनी पड़ती है कि ये प्लेयर हमें चाहिए, हम उसकी दावत पे जा रहे हैं। या प्लेयर कहता है जी हमें किसी ने दावत पे, या रिश्तेदार ने, अजीज ने, दोस्त अहबाब ने हमें दावत पे बुलाया तो हमने जाना है, तो हमें इजाजत दी जाए। तो सीनियर मैनेजर ने ही इजाजत देनी होती है। ये हरगज बात नहीं है कि वहाब रियाज ने शायद उन सबको पैसे पकड़ पकड़ के इजाजत दी है। देखिए, अपनी जगह पर वो अपनी जगह पर दुरुस्त है कि वहाब रियाज ने इजाजत देनी थी और प्लेयर्स ने मुख्तलिफ पार्टियों, मुख्तलिफ लोगों के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट रखे हुए थे, राब्ते रखे हुए थे, ताकि वो उनको दावतों पे बुलाएं और उनको तोहफे तोहफ़ दें। तो शायद यही वजह है कि नजर जो सारी तवज्जो थी वो तोहफे तोहफ़ पर थी, खेल खबर पर एक तो चौधरी साहब, तवज्जो एक नहीं और थी, खबर भी है, क्योंकि अगर अमेरिका उस की वो हम हर आपसे बंदे पूछ। की एक ख्वाहिश होती है कि यहाँ पर अमेरिका में चौधरी आए साहब, और यहाँ एक और पर खबर है आपसे, उसकी टीम उसकी के तस्दीक लिए। करना चाहूँगा। ये बताइएगा कि जिस दिन पहला मैच पाकिस्तान का और यूएसए का हुआ, उसके बाद दूसरा मैच शुरू होना था, तो उसके दरमियान में एक टीम मीटिंग कॉल की गई थी जिसमें गैरी क्रिस्टन, वहाब रियाज और उनके साथ एक और सीनियर, हाँ, अजहर महमूद जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने टीम मीटिंग कॉल की थी। लेकिन ये हुआ कि कोई एक भी प्लेयर विद बाबर आजम, 15 के 15 प्लेयर वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और उन्होंने टीम मीटिंग में आने से माजरत कर ली थी, और वहाँ पर भी बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था अजहर महमूद को, गैरी क्रिस्टन को और वहाब रियाज को, कि 15 प्लेयरों में से एक भी प्लेयर टीम मीटिंग में नहीं आया। यार देखें, ये ऐसी बातें होती हैं, टीम में बुलाया जाता है, मीटिंग में हमें जाना होता है। आपको जब एक टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट है, ये कोई सीरीज नहीं है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज हो रही है। ये आईसीसी का इवेंट है, तो यहाँ पर आईसीसी प्रोटोकॉल के तहत ही आपके खिलाड़ी बाहर जा सकते हैं। उस प्रोटोकॉल को, अगर हम मीडिया के लोग हैं, हम यहाँ पर आए, हमें भी हम पाबंद हैं
आईसीसी प्रोटोकॉल्स के, उस प्रोटोकॉल के तहत हम होटल में उस हद तक जा सकते हैं जहां तक हमें वो आईसीसी सिक्योरिटी इंचार्ज जो इजाजत दे सकता है, क्योंकि हम बहुत कोशिश करते हैं अगर बामी सीरीज हो तो आप प्लेयर्स के साथ भी बैठ सकते हैं, होटल की लॉबी में भी जा सकते हैं। जब आईसीसी इवेंट हो तो ऐसा नहीं होता। अगर वहां पे मीटिंग में कुछ लोग नहीं आए तो ये तो अब गैरी क्रिस्टन बात बताएगा ना, ये वहाब रियाज की पाकिस्तान क्रिकेट जिम्मेदारी बोर्ड के बनती है, ये चेयरमैन वहाब मोहसिन रियाज नकवी की को, पूरी जो जिम्मेदारी बनती है कि बहुत ही 15 प्लेयर कहाँ बासियान थे। चेयरमैन पीसीबी हैं। अच्छा, मुझे सब एक और सवाल आज आपके सामने रखने लगा हूँ कि टीम अनाउंस होने जा रही है कुछ ही दिनों में बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ है। कहा यह जा रहा है, खबर ये आई है कि बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी इन 3 सीनियर प्लेयर्स को जो वो रेस्ट दिया जा रहा है और 4 प्लेयर जो हैं उनको इन किया जा रहा है, जिसमें हारिस, सलमान, सरफराज अहमद। हारिस में विकेट फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि माजी में कुछ अरसा पहले की बात है कि हारिस रऊफ ने टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया था, फिर मोहसिन नकवी ने सख्त एक्शन लिया था। ये सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक और सरफराज, इनको टीम में वापस लाया जा रहा है और ये 3 लोगों को रेस्ट करवाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, ऐसी हैं, यही प्लेयर बनते हैं। मुझे बताएं इनके अलावा कौन सा प्लेयर है जो आपको डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हो। ये यही प्लेयर अब पाकिस्तान टीम में आएंगे, टेस्ट स्क्वाड में आएंगे। जहां तक बात आपने कही शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, तो मेरा नहीं ख्याल कि रिजवान के अलावा किसी बाबर आजम या शाहीन को रेस्ट देना चाहिए। शाहीन आपका अटैक बॉलर है और उसके साथ आपको जाना चाहिए। और उसके अलावा क्योंकि जब भी किसी टीम के जो शाहीन का रिदम है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। तो देखें अब ये भी देखना पड़ेगा कि शाहीन की फिटनेस किस लेवल की है। बाबर आजम को अगर आपने कप्तान नहीं बनाना तो कोई बात नहीं। बाबर आजम पहले भी शान मसूद की क़यादत में दौरा ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और ख़बर आपके सामने भी आई होगी, बल्कि आप जब वापस आएंगे, जब आप कज़ाफ़ी स्टेडियम को छोड़ के गए थे तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की इमारत जो थी बिल्कुल ठीक ठाक थी और बहुत खूबसूरत थी। लेकिन अब जब आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की इमारत जो है वो जो ख़ास तौर पर जो बिल्डिंग, चेयरमैन का इंक्लूजर, प्लेयर्स का बैठने का एरिया, जो उनके इंक्लूजर से वो VIP रूम्स, वो सारे के सारे गिरा दिए गए हैं और उसको बाकायदा तौर पर जो है वो डिमोलिश कर दिया गया है। और जब नई बिल्डिंग वहाँ पर बनाई जाएगी और 2 अरब रुपए की जो लागत है वो इस नई बिल्डिंग पर आएगी। आपको लगता है कि इस बिल्डिंग को गिराने की ज़रूरत थी? अच्छी भली बिल्डिंग थी और ना ही ICC की तरफ से कोई ऐसे अहकामात थे कि आप अपने ग्राउंड्स को अपग्रेड करें और फिर हम यहाँ पर ICC के इवेंट कराएंगे। ये सारा क्या माजरा है? इतने पैसे लगाने की क्या ज़रूरत थी? 2 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। यार इमरान सुहेल, आपको बात बताऊं कि यहाँ पर जो अमेरिका में एक स्टेडियम बनाया गया, 34,000 कैपेसिटी का ये स्टेडियम था। नासो काउंटी में ये स्टेडियम अमेरिका में बनाया गया, न्यूयॉर्क में, और ये सब आरसी बुनियादों पर बनाया गया था। और इस पर जो मालियत आई थी तकरीबन $50 मिलियन की यहाँ पर उस पर लागत आई। लेकिन क्या हुआ, टूर्नामेंट का खत्म हुआ और उन्होंने वो तमाम के तमाम डिमोलिश कर दिए। तो हमें ये कदाफी स्टेडियम है, हम इसकी कैपेसिटी एनहांस कर रहे हैं। इसका जो चेयरमैन पीसीबी का बैठने वाला एरिया है, हमने असल में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपनी जो जागीर है, यानी जहां पर चेयरमैन पीसीबी बैठता है, उसको अपग्रेड करने की कोशिश की है। मुस्तकबिल में इसके क्या नताइज निकलते हैं, क्योंकि अभी तो हमारा यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का ड्रेनेज का सिस्टम है उस पर तवज्जो देनी चाहिए थी। जरा सी बारिश होती है, यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है और कई कई घंटे क्या बल्कि 2-2 दिन वहां से पानी नहीं निकाल पाते। तो हमें तो जरूरत थी एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे लाने की, जिस पर आप पैसे खर्च करते ताकि मुस्तकबिल में हम इसमें देखें। मेरी बात सुने, दुनिया में आप वेस्ट इंडीज में भी देखें, 28, 18,000, 10,000, 12,000, 14,000 कैपेसिटी वाले स्टेडियम है। उनको पता है, वो भी फिर भी खाली है। तो आपने इतना बड़ा स्टेडियम बना के क्या करना है कि बाद में वो सारा साल सफेद हाथी बनकर हमें घूरता रहे। नहीं चौधरी साहब, स्टेडियम तो बड़ा बन भी नहीं रहा। सिर्फ 4,000 लोगों की बैठने की गुंजाइश जो मुझे
मैं जब वहाँ गया तो मुझे कुछ लोगों ने, ऑफिशियल्स ने बताया कि इमरान खान इंक्लूजर और फजल महमूद इंक्लूजर, ये दो इंक्लूजन है जिसमें सिर्फ 2-2 हज़ार लोगों के बैठने की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, उनके स्टैंड्स को ऊपर खोला जा रहा है। लेकिन बाकी जो पूरा एरिया है वीआईपीज़ के लिए, जिस तरह आपने देखा फॉरेन पे बना हुआ है, उस एरिया को भी जो है उसी तर्ज पर बनाया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, इस बिल्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी तोड़ने की और यहाँ पर लोगों को दिखाने की कि यार हमारे पास बहुत पैसा है और हम ये पैसा तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी लगा सकते थे, कहीं और भी लगा सकते थे। तो ये अचानक इसको तोड़ देना और फिर आप वाली बात के चेयरमैन का जो ऑफिस है उसको ही सिर्फ एक बड़ा ऑफिस दिखाना कि ये बहुत वीआईपी ऑफिस है, खुला ऑफिस है, सिर्फ एक शख्स इस पूरी चीज़ के पीछे आपको लगता है? देखिए जी, मैं तो अभी यहाँ पर मौजूद हूँ। वहाँ पर आप लोगों की ये ज़रूरत थी कि आप वहाँ पे चेक करते, उसका नक्शा बाहर निकालते कि आखिर जब ये नई बिल्डिंग बनेगी उसमें चेयरमैन पीसीबी का जो महल नमा कमरा होगा वो कितने एरिया पर मुश्तमिल होगा और उसकी कितनी कैपेसिटी होगी। क्या वो भी इन्हांस करके बहुत बड़ा महल नमा कमरा बनाया जा रहा है? तो ये तो आने वाले दिनों में चीज़ें सारी आज सामने आ हमारी बात जाएंगी। आज अभी तो आज बिल्डिंग गिराई आज जा रही मेरी है, बात तारीखी बिल्डिंग ज़काशफ थी, साहब से हुई अब थी। इसको गिरा दिया गया है। तो अब तो ये तारीखी नहीं रहेगी। हम तो तारीख को हमेशा मसक करना जानते हैं, बिल्कुल, ये बहुत तारीख तारीखी बनाना नहीं बिल्डिंग थी। जानते। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि तारीखी बिल्डिंग थी। मेरी आज चौधरी ज़का अशरफ साहब से भी बात हुई है और उन्होंने अपना ओपन इंटरव्यू तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी हैं सामने। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ऑफिस छोड़ा था चेयरमैन पीसीबी का, तो उनका जो ऑफिस था वो ऑफिस जो था वो बिल्कुल ठीक था और बहुत अच्छा था। आप भी बहुत दफ़ा उस ऑफिस में गए हैं, लेकिन उनके जाने के बाद चेयरमैन पीसीबी का जो ऑफिस है उसके ऊपर भी उनके मुताबिक जो है वो तकरीबन 20 करोड़ रुपया लगाया गया था और मुख्तलिफ एक और दो जगह थी जिस पर 20 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो ऑफिस को रेनोवेट किया गया था और 2-4 दफातर को ठीक किया गया था। अगर आपने कुछ अर्सा पहले वहाँ पर 20 करोड़ रुपया लगाया है तो उसके बाद फिर आप उसको गिरा रहे हैं, या तो पहले 20 करोड़ ना लगाते तो या फिर इसको ना गिराते। देखिए इमरान, अभी आप पिछले दिनों आपने मीडिया में खबरें चलाई कि हम एक बिल्डिंग खरीद रहे हैं एलसीसी ग्राउंड के और कदाफी स्टेडियम के मुतसल जो बिल्डिंग है 4 अरब उसको रुपए की। खरीदा जा रहा है और वो भी 8 अरब रुपए में खरीदी जानी थी। आपने वो बिल्डिंग भी नहीं खरीदी और उसका भी अभी तक कोई आपका एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। तो ऐसे में आप इस पर भी 2 अरब रुपया लगा रहे। देखिए बोर्ड का पैसा है, बोर्ड लगा दे, बोर्ड एक एटॉमिक बॉडी है, वो अपने फैसले कर सकती है, लेकिन ऐसे फैसले होने चाहिए जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को खेल को फायदा हो। लेकिन अब ये बताइएगा कि चलें, ये तो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, वर्ल्ड कप के अंदर टॉप 8 टीमें पहुंच गई। आज अफगानिस्तान को शिकस्त हुई है, कल वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त हुई थी इंग्लैंड के हाथों, आज फिर बांग्लादेश का भी मैच है रात को। आपको क्या लगता है कि ये टूर्नामेंट जो है वो अब और सनसनी इस टूर्नामेंट में आने वाली है, या जो टॉप 4 टीमें हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और एक टीम और सामने आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ कहा जा रहा है या साउथ अफ्रीका, आपको क्या लगता है कि टॉप 4 के अंदर कौन सी टीमें जो है वो 4 आ रही हैं? ये तो कहना अभी जबरदस्त वक्त है क्योंकि टूर्नामेंट के बस सुपर 8 के लेकिन 3 तजर्बे मैचेस की अभी बुनियाद तक पर जिस तरह से इब्तदाई अभी जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका को शिकस्त से 2-4 किया, इंग्लैंड ने मेजबान वेस्ट इंडीज के खिलाफ कामयाबी हासिल की, तो भारत ने अफगानिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया और अफगानिस्तान की भारत की टीमें अभी टूर्नामेंट की अभी तक नाकाबिल शिकस्त है क्योंकि उसने अपने लीग के भी 4 मैच जीते और ये 5वां मैच मुसलसल उसने टूर्नामेंट का जीता है। देखिए ये टफ टीमें होती हैं, अब जाके नॉकआउट स्टेज पर जब आएगा फिर पता चलेगा कि कितने ये असाब में एक अपने काबू रखकर आगे के लिए प्लानिंग करते हैं। ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि लग रहा है कि वहाब रियाज के ऊपर सारा मलबा पहले गिरेगा, उसके बाद फिर जो मोहसिन नकवी साहब ने जो सर्जरी की बात की थी कि वो सर्जरी करेंगे और किन किन प्लेयर की सर्जरी होने जा रही है, आपको लगता है कि बाबर आजम की जो कप्तानी है, 2 ग्रुप जो हैं वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे और एक ग्रुप, अभी हम शो तो नहीं करना चाहते कि कौन सा ग्रुप है, वो ये कह रहा है कि अब कप्तान को तब्दील कर देना चाहिए और जो बेस्ट ऑप्शन सामने आ रही है वो फ़खर जमान के बारे में आ रही है कि फ़खर जमान ही एक ऐसे बंदे हैं जो किसी भी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं है, ना वो रिजवान बाबर वाली ग्रुपिंग का हिस्सा है, ना वो शाहीन वाली ग्रुपिंग का हिस्सा है। तो आपको लगता है कि फ़खर जिसने काफ़ी स्ट्रगल किया, अपनी बैटिंग ऑर्डर में भी उसने कुर्बानियाँ दी हैं, वो एक काफ़ी अच्छा कैंडिडेट होगा कप्तानी के लिए T20 के अंदर?
नहीं जी, मैं ये बात तो बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए कि फ़खर को आप क़यादत दे दें, क्योंकि फ़खर ज़मान ने बहुत लंबी क्रिकेट खेली है। अगर किसी प्लेयर को क़यादत मिलनी चाहिए तो वो ऐसे यंगस्टर प्लेयर को दी जाए जिससे आप अगले 3 से 4 साल तक अपनी टीम को चला सकें। देखिए फ़खर ज़मान की क्रिकेट मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, फ़खर ज़मान की क्रिकेट बिल्कुल अब ख़त्म होने को है, यानी वो चिराग है जो आखिरी टिमटिमा रहा है। तो फिर अब्दुल्ला इसी तरह शफीक टीम आपकी में नज़र और में भी बेस्ट बहुत कैप्टन सारे हो सकते प्लेयर हैं? हैं जिनका करियर बिल्कुल इख्तिताम पर पहुंच चुका है। बड़ी लंबी इन्होंने क्रिकेट खेली है। अब हमें तो साहब यंगस्टर आप को हमारे भी साथ तरफ ही देखना रहिएगा, पड़ेगा। ये गुफ्तगू के सिलसिले और को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हम ब्रेक पर जाना चाहेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर से आपसे जो गुफ्तगू का सिलसिला है उसको शुरू करते हैं। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहेंगे आपको क्रिकेट मेला ट्रांसमिशन में, जिसका ताउन हमें हासिल है मेट्रो टाइल बॉन्ड्स का और मोन केमिकल्स का। कहना है कि इमारतें हमारा जुनून है और अपनी कीमती जो टाइलें हैं घरों की वो सिर्फ मेट्रो टाइल बॉन्ड से लगाएं। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स तजिया निगार और खेलों पर गहरी नज़र रखने वाले अब्दुल रऊफ़ खान साहब ने। हम खुश आमदीद कहते हैं रऊफ़ भाई आपको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीनन ईद की छुट्टियों से वापस आ गए होंगे तो आप दोबारा से खेलों की तरफ ले आते हैं। ये बताइएगा कि जिस तरह से 8 टीमें टॉप पहुंची हैं, अब आपको लगता है कि यार यही वो डिज़र्विंग टीमें थी? बीच में एक बयान आया है साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर का कि नहीं यार, जो एक मैच साउथ अफ्रीका की टीम जीती है वो वहाँ पर नेपाल का हक बनता था वो मैच जीतने का। आप कितने मुत्तफिक हैं इस बात से कि वाकई साउथ अफ्रीका डिज़र्व करती थी पहुँचने के लिए, या वो जो एक मैच की बात कर रहे हैं हर्षल गिब्स? नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा। आईसीसी, मेरा ख्याल है कि आईसीसी ने ये 20 टीमें करके एक अच्छा एक्सपोजर दिया है कि हर्षल गिब्स जैसा अच्छा क्रिकेटर भी ये कह रहा है कि नेपाल डिजर्व करता था, या अमेरिका आगे आया, अफगानिस्तान आया, इवन देन आयरलैंड, कनाडा, पापुआ न्यू गिनी, कनाडा, मतलब युगांडा, ये सारी टीमें आई हैं। तो यहाँ एक्सपोजर मिलता है खिलाड़ियों को, इनके मुल्क में जब वो देखते हैं तो इनमें क्रिकेट बढ़ती है। और बहुत ज़रूरत है आईसीसी को क्रिकेट के 20-22 एक जैसे मुल्क बनाने की, जिस तरह के फुटबॉल में 100-150 मुल्क एक जैसे हैं, हॉकी में 20-25 मुल्क एक जैसे हैं, टेनिस में 100 मुल्क एक जैसे हैं। क्रिकेट एक वाहिद ग्लोबल गेम है जिसमें 7-8 टीमें ही कंपेटिबल हैं, जो कि आईसीसी की कहीं ना कहीं फेलुअर भी है और बड़ी टीमों का भी फेलुअर है कि आप जिम्बाब्वे देखें इस टूर्नामेंट में नहीं है, जो कभी अपसेट किया करती थी। तो ये चीज़ें हैं कि आईसीसी को इन पे भी ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह हम बंदर बांट करता है आईसीसी फंड्स की, कि इंडिया को बहुत ज़्यादा दे दिए, फिर ऑस्ट्रेलिया को दे दिए, फिर इंग्लैंड को, अगर उनको उनके अपने भी राइट्स, मीडिया राइट्स बिक रहे होते हैं, उनके अपना भी बड़ा स्पॉन्सर है, यही पैसा थोड़ा कट करके बड़े मुल्कों का थोड़ा थोड़ा इनमें दिया जाए तो बहुत 3-4-6 सालों में 20 टीमें एक जैसी बन सकती हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है कि नेपाल की टीम ने अच्छा मैच खेला, आयरलैंड ने भी मुकाबला किया, नेपाल और लीबिया इस तरह की टीमों का तो वाकई बनता है कि उनको पैसे दिए जाए। अमेरिका जैसी टीम को आप देखें, नई टीम, और कनाडा की नई टीम, आयरलैंड की नई टीम, नीदरलैंड की नई टीम, ये वो टीमें, ये वो ममालिक है जिनके पास खुद बहुत पैसा है और ये अपनी टीमों पे पैसा लगा रहे हैं और दिखाई भी दे रहा है। लेकिन दाद देनी होगी उन टीमों को जिनके पास पैसा भी कम है लेकिन फिर भी वो देखिए आपने बिल्कुल सही कहा इमरान, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं करता कि खिलाड़ी नौकरियां करें और छुट्टियां लेके वर्ल्ड कप खेलें। जब इस तरह होगा तो फिर वो कभी भी अमेरिका की टीम, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान जैसी या इंडिया जैसी नहीं बन सकेगी। या आयरलैंड को देखें, एक वक्त था कि 2011 के वर्ल्ड कप में जब उसने इंग्लैंड को अपसेट किया, पाकिस्तान को 2007 में अपसेट किया, तो अगर आईसीसी उनका बाजू पकड़ता, उनके प्लेयर्स को भी सेंट्रल कॉन्टैक्ट मिलते, उनको आईसीसी अच्छा शेयर देता, तो आज वो टीमें जरूर इन टीमों को हरा रही होती फ्रीक्वेंटली। भाई तो एकदम से आपने देखा है कि हम मैचेस की तरफ आ जाते हैं। पहला मैच हुआ, वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त हो गई और बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई। जिस तरह से जो ब्रेस्टो ने आके नीचे से फैंटी लगाई और जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ की टीम ने अफगानिस्तान की टीम को हराया था, लेकिन इंग्लैंड के आते ही वो ऐसे लगा जैसे चौकी टीम है और
कुछ समझ नहीं आया उनको और इंग्लैंड उनको धाड़ धाड़ मार के निकल गया एकदम से। और फिर से दिखाई दे रहा है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत हल्की है, अफगानिस्तान के मैच में बड़ी तगड़ी लग रही थी। हालांकि वेस्ट इंडीज की टीम को ये एज है कि अपने सारे मैच यहाँ से खेल रही है और कुछ टीमें बिल्कुल अमेरिका से इधर आई हैं, तो उनके देखें कि आज इंडिया को और इंग्लैंड बड़ी मुश्किल से पहुंची है। मोहम्मद सिराज को बाहर बिठाना पड़ा और इस यहाँ आगे 3-3 स्पिनर हो गए, एकदम चेंज हो गई क्रिकेट के। जहाँ 4-4 फास्ट बॉलर खेल रहे थे वहाँ 3-3 स्पिनर खेलना शुरू हो गए। तो यही चीज होती है प्रोफेशनल क्रिकेट में कि जो टीमें अडाप्टेशन जल्दी कर लेती हैं, क्रिकेट अवेयरनेस को समझ जाती हैं, तो वो इंडिया की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह नाकाबिले शिकस्त रहती हैं टूर्नामेंट के अंत तक, और यही टीमें फाइनल में भी, सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच रही होती हैं। तो ये एक उनके सिस्टम की भी जीत है, उनकी ग्रास रूट लेवल क्रिकेट की भी जीत है, उनके सिस्टम, उनका जो चेयरमैन मुंतखब, प्रेसिडेंट मुंतखब करने के तरीकाकार हैं, उनकी भी ये जीत है। तो यहाँ ये भी हमारे लिए सीखने की चीजें हैं जो आज हम कप्तान बदल रहे हैं, कल दो मैचेस हुए थे, एक मैच यूएसए और साउथ अफ्रीका का हुआ था। 194 रन ही बने, जिस तरह पहले मैच में आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप है जो जारी है, इसके अंदर पहला मैच जब कनाडा और यूएसए का हुआ तो 194 रन का ही हदफ था जो कि पूरा किया यूएसए की टीम ने, और कल फिर 194 रन का हदफ था। तो एक वक्त में ऐसे लगा कि शायद मैच जो है वो अभी पलटने लगा है और फिर से यूएसए जो है वो कुछ कारनामा सर अंजाम करने लगा। लेकिन जी बिल्कुल आपने सही कहा, यही वो चीज़ है जहाँ पे आईसीसी ने भी सोचना है कि ये टीमें ना तजर्बाकारी की वजह से, अमेरिका की टीम वो मैच साउथ अफ्रीका से 20 रन से या 19 रन से हारी, हालांकि उसने बड़ा अच्छा मुकाबला किया और उसने ये भी साबित किया दुनिया में कि हम बाई चांस सुपर 8 में नहीं आए, हमें ये एबिलिटी है। देखें अगर वो पाकिस्तान की जगह पे आए और पाकिस्तान अफ्रीका का भी मैच होता तो शायद पाकिस्तान की टीम भी 176 करती, 80 कर जाती। तो इसका मतलब अमेरिका ने ये साबित किया है कि आईसीसी को हमारे ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और अमेरिका की एक ऐसी टीम है, उसके सिर्फ एक फास्ट बॉलर, एक तगड़े की कमी नजर आ रही है। अगर वो उनके पास हो तो वो बिल्कुल हर टीम को मुश्किल में डाल सकता है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है रो भाई, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं अपनी गुफ्तगू। अरे वाह क्या सेंचुरी है, अब अभी मैच शुरू नहीं हुआ, सेंचुरी। वेलकम बैक जी। छोटा सा ब्रेक था और ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अपनी गुफ्तगू का जो सिलसिला है रऊफ़ खान साहब से दोबारा से आगाज़ करते हैं। रऊफ़ साहब अब बता रहे थे कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच है वो हमें ऐसे ही लगा कि मज़ा नहीं है। अब तो सॉरी, साउथ अफ्रीका और यूएसए का जो मैच है वो आप बता रहे थे कि यूएसए ने साबित किया है कि वो ऐसे ही नहीं सुपर 8 के अंदर आई और किसी रीजंस की बिना पर आई है। तो कल आपको लगता है कि जो प्लेयर्स यूएसए की टीम ने सेलेक्ट किए हैं वो बड़े अहम है, सिलेक्शन का मेयार बहुत तगड़ा रहा, चाहे प्लेयर्स नौकरियां भी कर रहे थे लेकिन उन्होंने सिलेक्शन के मेयार को जो है वो अहम रखा और इम्पोर्टेंस दी सिलेक्शन के मेयार को। जबकि पाकिस्तान में तो सिलेक्शन करने वाले साथ थे लेकिन प्लेयर साथ भी नहीं साथ गए। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि देखें ना, जब आप सिलेक्टर बना देते हैं फिर उनको सीनियर जनरल मैनेजर भी बना, सीनियर मैनेजर भी बना देते हैं, फिर बैटिंग कोच सिलेक्टर को बना देते हैं, तो ये इसका मतलब आप क्रिकेट के साथ मजाक कर रहे हैं। ये यही वहाबरे आज़म हैं जो ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पे तनकीद कर रहे थे बैठ के, और मोहम्मद आमर हैं यही वो जो तनकीद कर रहे थे और वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, वो सिलेक्टर भी हैं। और ये चीज़ें जो है देखें, इस तरह के जो जिनके स्टेक होते हैं, जो इस तरह अगर आपने फिर तनकीद करने वालों को अपने ऊपर लेना है तो ये कमज़ोर क्रिकेट बोर्ड की निशानी होती है। और मोहसिन नकवी साहब तो बड़ा मशहूर है कि बड़े तकड़े हैं, इनके बड़े हाई लेवल के लोगों से ताल्लुकात हैं, वो इनको लेके आए हैं। तो यहाँ भी ये भी अगर ब्लैकमेल हो रहे हैं वहाँ से, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें इस क्रिकेट खराबी की समझ आ जानी चाहिए। जिस तरह से कल शमसी को 22 रन हुए हैं कल, जब मैच पूरा यूएसए का पलटने लगा था, तो अगर शमसी जैसा बॉलर जो कि बड़ा तगड़ा बॉलर जाना जाता है और उसको अगर यूएसए के प्लेयर्स बड़ी आसानी से रन्स कर रहे हैं, एक ओवर में 3 छक्के मैंने देखे हैं कल उनको पड़ते हुए और एक चौका भी पड़ा उनको, तो फिर यूएसए ने तो फ्यूचर में ख़तरे की घंटी बजा दी। और बहुत सारे दुनिया से ऐसे प्लेयर्स
जो कि अपने ममालिक से क्रिकेट छोड़ के जाने को तैयार है और अमेरिका की टीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि एक बहुत जल्द जो है वो यूएसए की टीम टेस्ट क्रिकेट नेशन बनने जा रही है। नहीं, बिल्कुल आप सही कहा कि 1965 से आईसीसी की एसोसिएट मेंबर है अमेरिका, लेकिन पिछले 20 साल जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्रिकेट हुई है। इंडिविजुअल लोगों ने स्टेडियम बनाए हैं अमेरिका में, और इंडियन स्पॉन्सर बहुत ज़्यादा उधर चला गया है, और बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर वहाँ गए हैं, दुनिया से क्रिकेटर आते हैं, वेस्ट इंडियन क्रिकेटर वहाँ पे आके खेलते हैं। मेजर लीग उन्होंने शुरू की है, जूनियर मेजर लीग है उनकी T20, तो वो क्रिकेट उनकी सारा साल हो रही है। सिर्फ थोड़ा सा इस वर्ल्ड कप से ये होगा कि उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी इस गेम को लोगों में। जब लोग नेटिव लोगों में ये आएगा तो फिर वहाँ से भी क्रिकेटर बनना शुरू होते हैं, तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते। अमेरिका को स्पॉन्सर, टीम को स्पॉन्सर की कोई कमी नहीं है। वहाँ सारे जो इंडियन हैं और साउथ इस तरफ कैरेबियन के जो बिजनेसमैन हैं वो सारा पैसा क्रिकेट में लगा रहे हैं, और यही वजह है कि अमेरिका की टीम 1-2 साल से ये लड़के इकट्ठे खेल रहे हैं, और बहुत अच्छा उसने प्रेजेंट किया है इस T20 वर्ल्ड कप में, और क्वालिफाई भी कर लिया 2026 के वर्ल्ड कप। ठीक है रूप भाई, हमने तो क्वालिफाइंग राउंड खेलना है और अमेरिका की टीम ने तो क्वालिफाई भी कर लिया है। अब ये बताइएगा कि अब एक मौका है अफगानिस्तान के पास ऑस्ट्रेलिया से पिछले टूर्नामेंट का, जो मैक्सवेल ने एक मैच छीना था उनसे और उन्होंने टूर्नामेंट से आउट कर दिया था, वो बदला ले सकते हैं इस मरतबा? वो ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर कर सकते हैं कुछ इस बोर्ड पर आकर? बिल्कुल आपने सही कहा। अफगानिस्तान की टीम थोड़ा सा, उसका मामला ये है कि वो भी थोड़ा सा गेम अवेयरनेस से हट जाते हैं, ग्राउंड की डायमेंशन और क्रिकेट अवेयरनेस जिसको कहते हैं उससे थोड़ा सा हट जाते हैं, और ख़ास तौर पे इंडिया के खिलाफ उनका 100% रिकॉर्ड है हारने का। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की टीम मजबूत है, उसका स्पिन शोबा अच्छा है, फजलुल्लाह फरूकी टॉप विकेट टेकर हैं, गुलबाज जो हैं रहमानुल्लाह वो भी काफ़ी 1.25 से ज़्यादा रन बना रखे हैं उन्होंने। तो वेस्ट अफगानिस्तान का कहीं ना कहीं मौका है कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया को हराएं तो बांग्लादेश को हराने की उनमें एबिलिटी है, तो वो सेमीफाइनल में जा सकते हैं। ये एक मैच एक्सपेक्टेड था कि अगर अपसेट करती अफगानिस्तान, इंडिया से जीती, तो डेफिनेटली वो सेमीफाइनल में जाती। अब ऑस्ट्रेलिया क्योंकि स्पिनर को ये स्पिन दिखते हैं तो थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन को। तो आज, लेकिन अगर आज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो थोड़ा सा ये पोल भी मुझे लगता है कि वाइवर्ड हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमें सेमीफाइनल में इधर से चली जाएंगी। आपको इन 8 टीमों में से सबसे हल्की टीम मुझे तो बांग्लादेश की लगती है कि सबसे हल्की टीम बांग्लादेश ही आई है। बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश में शकीब उल हसन जो कभी नंबर 1 दुनिया के ऑलराउंडर थे, वो उनकी बहुत क्रिकेट खेली उन्होंने। बिल्कुल वो है। फिर इनके भी थोड़े से इशू रहे, कैप्टनसी के, तमीम इकबाल का झगड़ा रहा, सिलेक्शन कमेटी के मसाइल रहे, एक वही खिलाड़ियों की ग्रुपिंग वाले मसाइल रहे। यही वजह है कि मुशफिक और रहीम, तमीम इकबाल वो इस टीम में शामिल नहीं है, कैप्टन बिल्कुल नया है। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं किसी बड़े टूर्नामेंट में, और यही वजह है कि हालांकि बांग्लादेश का सिस्टम पाकिस्तान से बेहतर है, क्लब लेवल का, ग्रास रूट लेवल का क्रिकेट प्रोड्यूस करने का, स्टेडियम वहाँ, लीग भी हो रही है, लेकिन ये जो इख्तलाफात होते हैं, ये जो एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं, या सिलेक्टर जो जहाँ पे करबा परवरी करते हैं, तो वो टीमें फिर ऊपर से नीचे गिर जाती हैं। हालांकि यही बांग्लादेश की टीम है जो अपने मुल्क में हर एक टीम को हरा रही थी और बहुत अच्छी हो चुकी थी, लेकिन अब ये बिल्कुल इस तरह की है कि कोई पता नहीं चलता कि इन्होंने कौन सा मैच जीतना है और कौन सा आसान मैच इन्होंने। तो भाई 2 खबरें हमारे पास हैं जो आज आई हैं और हमने अपने प्रोग्राम में उसको डिस्कस किया कि गैरी क्रिस्टन वाला मामला तो पहले से ही सामने आया था, जो उन्होंने टीम मीटिंग में पॉइंट्स थे, लेकिन आज बाबर आजम और वहाब रियाज के पॉइंट्स भी सामने आ गए हैं, क्योंकि माशाल्लाह से टीम के अंदर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मनपसंद लोगों को, इससे पहले अशरफ चौधरी साहब कह रहे थे कि उन्होंने तो स्ट्रेट अवे बोल दिया कि टीम के जो सिक्योरिटी मैनेजर हैं वो अपने मनपसंद लोगों को अंदर से खबरें जो है वो लीक करते हैं। ये जो गैरी क्रिस्टन वाली बात थी, ये भी उन्होंने उन्हीं पे ही इशारा करके बताया कि शायद उन्होंने लीक की है। वहाब रियाज और बाबर की बात करते हैं, बाबर ने कहा कि वो मीटिंग में ये कहते दिखाई दिए कि ये सब उन्हें पता था कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, टूर्नामेंट से पहले भी और टूर्नामेंट के बाद भी और टूर्नामेंट के दरमियान में भी। ये इतनी बड़ी वो बात अगर कर गए हैं, अगर ये वाकई 100% ठीक बात है, तो इसका मतलब है कि अगर बाबर को पता था तो फिर उन्होंने इसको पहले डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया कि क्या होने जा रहा है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। और अगर शामिल हैं तो मैंने पिछली दफ़ा एक सवाल किया था कि इनके ऊपर तो फिर फौजदारी मुकदमात बनने चाहिए कि इन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की है। अगर ये आपस के ज़ाती झगड़ों में रहकर इन्होंने मुल्क की जो इज़्ज़त है उसको नुकसान पहुँचाया, तो इनको कटहरे में लाना चाहिए।
अब बिल्कुल ये तो हमारा कौमी मशगला बन चुका है और कटहरे में सिर्फ वही आता है जो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है नहीं सिर्फ system में। पॉलिटिशियन क्यों, तो- क्रिकेटर भी आने चाहिए। नहीं बिल्कुल, देखे ना, अब सिक्योरिटी मैनेजर अगर खबरें लीक कर रहा है तो सिक्योरिटी मैनेजर किसने लगाया? वो चेयरमैन पीसीबी ने लगाया। और ये सीनियर मैनेजर किसने लगाया? चेयरमैन पीसीबी ने लगाया। गैरी क्रिस्टन को किसने लगाया? बाबर आजम ने तो नहीं लगाया। लेकिन चेयरमैन मैं पीसीबी बाबर ने आजम तो को defend नहीं कोई कर रहा। अच्छा सोच लेकिन के ये लगाया था ना। सारे अब ये तो नहीं है कि चेयरमैन सारे- पीसीबी बंदे लगाएं और बंदे जो मर्जी करी जाए आगे से। नहीं, सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी वाला जो सिक्योरिटी का चीफ जो कर रहा है खबरें, वो बेसिकली मोहसिन नकवी साहब को बचा रहा है। हालांकि उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो बचा रहा है कि इनका कसूर नहीं है, क्योंकि वो एक टीम को फाइनल में पहुंचाने वाला चेयरमैन पीसीबी, उसको सैक कर दिया गया और पहले राउंड से बाहर होने वाले को बचाया जा रहा है और बचा भी लिया जाएगा। तो हमेशा देखें सिस्टम, ये थोड़ा सा प्रोग्राम का वक्त काम है ना, ये टीम चेंज होने से मसला हल होना ना कैप्टन। अच्छा, आपको लगता है जो हारिस रऊफ वाला इशू है, अभी जॉय साहब से पूछा था कि हारिस रऊफ वाला जो मामला हुआ है वहाँ पर वो सिक्योरिटी जो ऑफिसर था, हमारा सिक्योरिटी मैनेजर था, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो तमाम प्लेयर की सिक्योरिटी को कंफर्म करता और फिर वहाँ से जो है वो अपने वतन वापस आते या वो जहाँ भी थे। इमरान सुहेल, बात यह है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया जैसे मुल्क है ना, वहाँ पे सिक्योरिटी कारगर भी होती है, वहाँ भी सिक्योरिटी से डरते हैं। तो ये शुक्र करें हारिस रऊफ के इन्होंने कहीं उसको मार नहीं दिया, उसको थप्पड़ नहीं मार दिया उसको, वरना शायद वो जेल में चले जाते। और वहाँ वो आज़ाद मुल्क है, वहाँ बात हो सकती है, अगरचे उस गलत बात की या ठीक ही एक अलग बहस है, लेकिन वहाँ पे ये आप कहें कि सिक्योरिटी का फेलू, वहाँ कुछ और ही डायमेंशन है। वहाँ आज़ादी राय है, प्लेयर्स जो है वो आ जा सकते हैं होटल में। यहाँ पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश में ये होता है कि सिक्योरिटी होती है, थोड़ा सा सब्र ठीक करना है। चाहिए। अब और शायद क्विकली आखिरी सवाल की तरफ मैं आऊँगा। बांग्लादेश के खिलाफ 3 तब्दीलियाँ की जा रही हैं। अहम 3 प्लेयर बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया जा रहा है। सलमान आगा, अब्दुल्ला शफीक, सरफराज अहमद को वापस लाया जा रहा है। हारिस रऊफ जो कि टेस्ट क्रिकेट को छोड़ गए थे, कह रहे थे कि मुझे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी है, उनको कहा जा रहा है कि वो वापस आए और टेस्ट क्रिकेट खेलें। तो बस देख लेना कि आपकी ये क्या तरजीहात है कि एक बंदे ने कहा कि मैं नहीं खेलना चाहता, तो आप फिर उसको ला रहे हैं। जिस तरह आपने माद वसीम और मोहम्मद आमिर को वापस लाए और नतीजा आपने देखा कि आप पहले राउंड से बाहर हो गए। आप आगे की तरफ देखना चाहिए। अब देखें ना, अगर कोई इंडिया में अगर आज महेंद्र धोनी बन जाए चीफ सिलेक्टर, तो वो हरभजन सिंह को कहे कि यार तू आजा, बस मैं आ गया हूँ, तो तेरा फिर कम बैक करा दे। तो इससे आगे बढ़ना चाहिए। और बड़े प्लेयर हैं, हुरैरा है, कामरान गुलाम है, और इसी तरह और भी जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। आपको बेस्ट कप्तान जो है वो फ्यूचर में आपको कौन सा लगता है? आपको क्या लगता है कि अब्दुल्ला शफीक, आवाज़ तो वैसे फ़खर जमान की आई है, अब्दुल्ला शफीक ऐसे प्लेयर हैं जिनका ग्रुपिंग में किसी से कोई ताल्लुक हमने ना सुना ना देखा और उनकी क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा बाकी है। इसी वजह से वो बाहर भी बैठे हुए हैं टूर्नामेंटों में। तो अगर उन्हें कप्तान बना दिया जाए जूनियर टीम का, मतलब सॉरी T20 टीम का, तो आपको क्या लगता है कि बाकी प्लेयर उनका साथ देंगे? देखिए, ये तो फिर अगर चेयरमैन अगर अब्दुल्ला शफीक का साथ देगा तो प्लेयर भी दूसरे भी साथ देंगे। सबसे अहम चीज होती है कि टीम जीती है। कहाँ साथ देंगे? अगर आप बाबर आजम कप्तान थे तो वहाँ 2-2 ग्रुप, 3-3 ग्रुप बने हुए थे। तो वही तो बात है ना, अगर ग्रुप बन रहे हैं तो मैनेजमेंट भी तो फिर सोई हुई है ना, कहीं चेयरमैन भी सोया चाहिए या पिछले हैं या ग्रुप बने हुए हैं। और एक और भी बात है इमरान से, कोई भी दुनिया की टीम हो, 4-5-6 जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनका ग्रुपिंग होती है, वो उस पर असरअंदाज होते ही होते हैं। असल में मामला ये है कि जिसको छुपाया जा रहा है, आपका जो सिस्टम है ग्रास रूट लेवल का, वो कोलैप्स कर चुका हुआ है। ठीक है, आप उस पे 1 रुपया नहीं लगाते। बहुत और रिजल्ट आपको चाहिए भाई। वक्त बहुत कम है, गुफ्तगू काफ़ी कर सकते हैं। ग्रास रूट लेवल के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। जितना पैसा क्रिकेट बोर्ड के पास है, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर पैसा लगना चाहिए। और जो नीचे से क्रिकेटर आ रहे हैं, जिस तरह पहले क्लब क्रिकेट होती थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी, उस क्रिकेट के ऊपर पैसा लगाया जाए और नए आने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जाए। आज का हमारा प्रोग्राम यही इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह कल फिर नए पैनलिस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और ICC T20 क्रिकेट मेला जो टैलेंट न्यूज़ के ऊपर ट्रांसमिशन जारी है उसके ऊपर बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।